एक राज्य ऐसा है, यानी कि पश्चिम बंगाल की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि इस जो कानून को जो है पश्चिम बंगाल में मैं लागू करने नहीं दूंगी। उस पर हमारी बातचीत होगी। जी सर, क्या नाम है आपका? नवाबुद्दीन फरीदी। क्या कहना चाहेंगे, जब ये कानून बन चुका है और पूरे देश में लागू हो चुका है, तो पश्चिम बंगाल में ऐसी स्थिति क्यों बनाई जा रही है कि वहाँ की मुख्यमंत्री खुद कह रही हैं कि इस कानून को पश्चिम बंगाल में मैं लागू नहीं होने दूंगी? वो तो जो मुख्यमंत्री हैं वो तो सियासत कर रही हैं, वो सियासत कर रही हैं वहाँ पे। हाँ। वो मुसलमानों को हक में बोल के वो क्या कहते हैं उसे, संपत्ति लेना चाह रही हैं। हाँ। लेकिन ये जो वक्फ बोर्ड का बिल पास हुआ है, हम समझते हैं कि हमारे हक में बेहतर रहेगा। हमारी प्रॉपर्टियां अब जो है जितने हमारे काबिज हुए में लोग वो वापस मिलेंगी हमें, और हमारा जो हक है वो हमें मिल के रहेगा। ये बीजेपी गवर्नमेंट से हमें उम्मीद है सारी। इस बिल को उम्मीद का नाम दिया गया है, लेकिन ममता बनर्जी ऐसा क्यों कह रही हैं कि इससे जो है अल्पसंख्यकों की जमीन छीनने की कोशिश कर रही है बीजेपी, इस बिल को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं करने देंगे? क्यों ऐसा एक तरफा माहौल क्यों बना रही हैं? अरे पश्चिम बंगाल के अंदर वो ममता दीदी जो है, उन्होंने कौन सा नहीं छीन रखी जमीन, उन्होंने खुद ने, उनके पार्टी के लोगों ने छीन रखी है। अब तो हम बचाएंगे इस जमीन को हमारी पार्टी जो है वो हमारी बचाएगी, बीजेपी गवर्नमेंट बचाएगी। हमारे साथ तो कोई ज्यादती नहीं हो रही। हम कैसे कहते हैं कि सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। ठोक के कर रहे हैं हम सपोर्ट। ये जो बात कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों की जमीन छीन लेंगे, उस पे जो है गैर मुसलमानों को दे देंगे, मंदिर हो, मदरसे हो, मतलब इस तरह की बातें फैला रहे हैं। इसी के कारण जो है पश्चिम बंगाल में आप देख रहे होंगे प्रदर्शन भी हो रहा है। क्या कहेंगे उस पूरी बात? नहीं सर, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक झूठ का पुलिंदा है। ये झूठ के ऊपर सारी पार्टी चल रही है उनकी वहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं होगा। और ये हुकूमत आने के बाद हमारी दिल्ली के अंदर भी हमें बहुत उम्मीद है इस हुकूमत से। हमारी जो वो क्या नाम है उनका, रेखा गुप्ता से हमें बहुत उम्मीद है। कई साल के बाद तो हमारी चीफ मिनिस्टर आई है यहाँ पे, एक महिला है, खास 27 साल के बाद आई है। हम तरस रहे थे हमारे मुख्यमंत्री आए, अब सब कुछ सही हो जाएगा। उम्मीद है बिल्कुल। उम्मीद को एक नई उम्मीद मिल चुकी है और वक्फ कानून बन चुका है। लेकिन आप देख रहे होंगे पश्चिम बंगाल में एक माहौल बनाया जा रहा है, जिसके कारण जामिया के कुछ बच्चे हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है पश्चिम बंगाल के अंदर, अभी तो ये एक स्टेट है, अभी एक दो स्टेट के अंदर ये एक और होगा। और ये सारा जो है एक तरीके से षड्यंत्र चल रहा है, ये सारा खेल चल रहा है मोदी सरकार के खिलाफ। चूंकि कोई भी अच्छा काम हो, कहीं भी अच्छा काम हो रहा हो, कोई भी काम मुल्क के लिए हो रहा हो, उसके लिए यकीनन 4-6 ऐसे लोग जिनके हक में बुरा होने वाला था वो खड़े हो जाते हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर भी बहुत सारी ऐसी जमीनें थी जो उन लोगों ने हड़प कर रखी थी, वहाँ के मुस्लिम ने हड़प कर रखी थी, जो अनऑथोराइज्ड हैं। उन जमीनों के बचाने के लिए वो लोग खेल कर रहे हैं। यकीनन किसी घर में आग लगती है तो अपना घर बचाया जाता है। उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे घर में आग लग रही है, जबकि उनके घर में आग नहीं लग रही। ये वक्फ बिल के आने से बाद उनके घर में फूल बरसाए जा रहे हैं। जी, ये एक उम्मीद है। इस वक्फ बिल को मैंने पढ़ा है। इस वक्फ बिल के अंदर यकीनन सारे वो काम करे गए हैं जो हक और ईमान पर हुए हैं। जो जगह मुसलमान ने नाजायज लेकर उस पर मस्जिद बनाई, उस पर मदरसा बनाया, वो सब नाजायज है। अगर कहीं मजार बनाया है वो नाजायज है। हमारी सरकार और ये वक्फ बिल उस जगह को तो जरूर खत्म करेगी, लेकिन जो जायज जगह है उस जगह पे आंच नहीं आने देगी। जैसे मस्जिद फतेहपुरी पे हम लोग खड़े हुए हैं, इस मस्जिद फतेहपुरी के इतराफ के अंदर 200 दुकानें हैं। ये 200 दुकानें मात्र 200 रुपए 100 रुपए किराया देती थी। अब वक्फ बिल के आने के बाद जो इस मार्केट की वैल्यू है 20,000 रुपए, 25,000 रुपए, जो ये ड्राई फ्रूट की मार्केट है, इतना वक्फ बिल के आने के बाद इनको देना पड़ेगा, इनके बाप को भी देना पड़ेगा। तो कह दिया है, लेकिन ये कह रहे हैं कि काला कानून है। कुछ लोगों ने तो इसका बिल का फाड़ के विरोध किया। असदुद्दीन ओवैसी की मैं बात कर रही हूँ। असदुद्दीन ओवैसी की हम क्या बात करें, मुसलमान उनके साथ तो है नहीं वैसे, लेकिन ये है असदुद्दीन ओवैसी बोलते रहते हैं, उनको बोलने दीजिए। बोलते हैं तो सुनते भी तो हैं लोग। नहीं, हम तो नहीं सुन रहे ना, हम नहीं सुन रहे। ठीक है, वो बोलना है, बोलने दीजिए उनको। हम तो जो अपना कर रहे हैं हम कर रहे हैं सब हमारे। हाँ, वो तो सीएए को भी कहते थे कि मुसलमानों को निकाल के बाहर निकाल दिया जाएगा। 2 नाम बताओ, एक नाम बताओ जिसी मुसलमान भाई को निकाल के देश से बाहर कराओ। और वक्फ बिल में कोई एक क्लोज ऐसा बताओ जिसके तहत गवर्नमेंट वक्त की वही जमीन को अपने अंडर ले सकती हो। वो कलम तो बताओ, वो धारा तो बताओ, उस पे सब गोल है। असल में बताऊं मैं आपको, मेरी 1 मिनट सुनिए। 1000
स्क्वायर फुट, वो 1000 क्या एकड़ है, क्या है गज, एकड़ जगह माननीय असउद्दीन ओवैसी जी ने कब्जा रखी है, और उसका 8 रुपए पर एकड़ के हिसाब से वो उसका किराया देते हैं। क्या ये जायज है? ये यतीमों का, बेवाओं का हक खा रहे हैं। और एक बात बता दूं, हम और आप देखें ना देखें, अल्लाह ताला सब देख रहे हैं, और इन्हें इनके कर्मों की सजा इसी जन्म में इसी जमीन पे मिलेगी। अच्छा, आप इनके कंधे पे हाथ रख के खड़े हैं, गंगा जमुना तहजीब की यहाँ पे आपने जो है मिसाल पेश कर दी है, फूल बरसा रहे हैं आप। नहीं, आप गलत हैं। गंगा यमुनी तहजीब की मिसाल पेश नहीं कर रहे हैं, ये है, ये वास्तविकता है। लेकिन ये जो झूठ फैलाते हैं कि गैर मुसलमानों को जमीन दे देंगे, इस तरह की बातें करते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने देखा 11 साल हो गए, हर किस्म का झूठ बोलने के बावजूद भी मोदी जी को नहीं हटा पाए। ये लोग सिर्फ देश में आग लगाना चाह रहे हैं, अराजकता फैलाना चाह रहे हैं। आप देखिए, मोदी जी के आने से पहले पाकिस्तान फल फूल रहा था, हम लोग परेशान थे, हमारी आर्थिक हालत पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी बदतर थी। मोदी जी आए हैं, आज हम वर्ल्ड में तीसरे नंबर की ओर बढ़ रहे हैं। और जो लोग हमारे को, जो लोग से मतलब हिंदुस्तानियों को नहीं कह रहा हूं, चाहे वो बांग्लादेशी हो, पाकिस्तानी हो, अफगानी हो, आज वहां अकाल पड़ा हुआ है। अकाल कुदरत का नहीं है, अकाल उनके कर्मों का है, उनके भ्रष्टाचार का है। इस जो आदमी, मोदी जी का कोई विरोध नहीं है, मोदी जी की ईमानदारी का विरोध कर रहे हैं ये लोग। ये जितने भी चोर हैं ना, ये जितने भी चोर और भ्रष्ट लोग हैं, ये सब एकजुट होके, क्या बात है जी, अभी विधानसभा चुनाव हुए, उसमें केजरीवाल जी और राहुल जी अलग अलग लड़ रहे थे। मुलायम सिंह जी का साहबजादा, क्या नाम है उसका, अखिलेश, वो केजरीवाल जी के संग खड़ा था, चुनाव निमट गए, अब फिर एक हो गए। ये सिर्फ सत्ता की भूखे हैं, इन्हें देश की जनता से कुछ नहीं लेना। देश की जनता क्या कह रहे हैं? वक्फ में जिस तरीके से संशोधन हुआ है, आप लोग उसके समर्थन में? देखिए, जो वक्त में संशोधन हुआ है, उसका जो भी राष्ट्रवादी, हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, वो सब समर्थन कर रहे हैं। और जिन्हें देश में सिर्फ भ्रष्टाचार और अनैतिक तरीके से अपनी संपदा बढ़ानी है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो वक्फ बिल का विरोध कर रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, आज से वक्फ बचाओ अभियान भी शुरू कर रहा है। वो कह रहे हैं कि हम मतलब आज से जो है वक्फ बचाओ अभियान शुरू करेंगे, 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर करा के पीएम मोदी को भेजेंगे। मुझे लगता है उन्होंने ये गलत शुरू कर दिया। उनको इससे पहले इंसानियत बचाओ शुरू करना चाहिए, क्योंकि वक्त बचाओ बाद में आएगा, पहले उनको इंसानियत बचानी चाहिए, क्योंकि वो मुल्क के अंदर इंसान पहले है, मुल्क पहले है। तो मैं उनको अपनी तरफ से आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि इंसानियत बचाओ के नाम से मुहिम शुरू करें तो ज़्यादा बेहतर है। हमारा ये वक्फ कानून जो आया है, ये इंसानियत के लिए फ़ायदा करेगा। इससे मुस्लिम बेवाओं को पेंशन बढ़कर मिलेगी, इससे मुस्लिम महिलाओं के लिए हॉस्पिटल बनेंगे, इससे मुस्लिम युवाओं के लिए, युवा बच्चों के लिए अस्पताल और स्कूल बनेंगे, जिससे मुल्क की तरक्की होगी। इन्होंने तो साफ कर दिया है कि मुल्क की तरक्की होगी। आप कैसे देखते हैं? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो है आज वक्फ बचाओ अभियान की शुरुआत कर दी है, 1 करोड़ हस्ताक्षर करा के पीएम मोदी को भेजेंगे और कहेंगे कि इस वक्फ बिल को वापस लिया जाए। देखिए, मेरा नाम जहांजेब चौधरी है, मैं सोशल वर्कर हूँ और मैं यहाँ पुरानी दिल्ली, मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, मैं सियासत से ज़्यादा जुड़ा हुआ नहीं हूँ, सियासत के बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ। मैं दिल्ली के बारे में बात करूंगा। आरटीआई भी, मैं आरटीआई एक्टिविस्ट भी हूं। मैंने वक्फ बोर्ड में बहुत सी आरटीआईज लगाई हैं और जिसका जवाब आज तक मुझे सही तरीके से नहीं मिल पाता है। नहीं, अब मैं नाम लेने से भी लोगों के नहीं डरता। इसके अंदर मैं रोदगरान इलाके में रहता हूं, वहां पर एक मस्जिद है, मस्जिद मैदान वाली, उसके लिए मैंने उन्हें आरटीआई पेश की, जहां पर दुकानें मस्जिद की बेची जाती हैं, खरीदी जाती हैं, बेची जाती हैं, यानी कि सबलेटिंग कंटिन्यू चल रही है। आज तक वक्फ बोर्ड का उनको नोटिस नहीं मिला, मेरी कंप्लेंटें देने के बावजूद भी। मैंने अपनी कंप्लेंट डाल रहे हैं, उनको नोटिस नहीं मिल रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उसके अंदर वहाँ पर अमानतुल्लाह खान साहब उस टाइम चेयरमैन थे। अमानतुल्लाह खान के हाथ में मैंने पर्सनली जाकर के कंप्लेंट दी, उसके बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब मैंने और ऊपर जाकर के कंप्लेंट की उसकी, तो वहाँ पर थोड़े से नोटिस आए। नोटिस आने के बाद वक्फ बोर्ड के अंदर, दिल्ली वक्फ बोर्ड में महफूज साहब एक वो थे, तो वो वहाँ पर कह रहे हैं मस्जिद की जगह की रजिस्ट्री करा लीजिए।
वहाँ के किराएदारों से। क्या वक्फ बोर्ड का कौन सा कानून है जिसके अंदर रजिस्ट्री हो सकती है उस जगह की? वो आपसे कहते हैं कि खरीद लीजिए। मुझसे नहीं, उन किराएदारों से। क्या आप रजिस्ट्री करा लीजिए, हम कर देंगे। यानी कि वक्त की जमीन को बेचा जा रहा है। पर मुस्लिम पर्सनल लॉ से पर्सनली आपके चैनल के थ्रू सवाल पूछना चाहता हूँ, उस टाइम पर्सनल लॉ कहाँ था कि जब वक्फ की जगहों के गजट गायब हो रहे थे? रजिस्ट्रियाँ करी जा रही थी। वक्फ बोर्ड के जगहों के गजट गायब हुए, वक्त मुस्लिम पर्सनल लॉ उस वक्त कहाँ गायब था? ये फतेहपुरी मस्जिद के अंदर थे, एक सरकारी स्कूल को खत्म करके उसमें दुकानें बना करके अलॉट कर दी गई। कहीं ना कहीं जिस भ्रष्टाचार की बात की जा रही है वो आप बता रहे हैं भ्रष्टाचार। मेरे हिसाब से मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है कि इसको डिजिटल कर रहे हैं कि कौन कौन सी जगहें वक्फ बोर्ड की हैं, कौन कौन सी जगहें वक्फ बोर्ड की नहीं है। ऑनलाइन पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवाना। देखिए, ऑनलाइन पोर्टल पे जब आएगा तो अंबानी जी का घर वक्फ बोर्ड का हो या कोई समंदर के अंदर जगह वक्फ बोर्ड की हो, सब सामने आ जाएगी आपके। पराचा जी के टाइम पर वक्फ बोर्ड के बिल गायब हुए। आप मानते हैं कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड में खामियां थी? वक्फ बोर्ड की खामियां ही खामियां हैं मैडम। 325 जगहों के मुकदमे हारी है अमानतुल्लाह खान। क्यों हारी है? एक्स पार्टी हुई कोर्ट के अंदर। एक्स पार्टी का मतलब क्या होता है कि दिल्ली हाई कोर्ट से उन्हें नोटिस नहीं मिले थे, क्यों नहीं गए कोर्ट? 325 जगहें आपकी जा रही हैं। मिलेनियम पार्क आपके हाथ से चला गया। बड़े बड़े जगह हैं जो आपके हाथ से दिल्ली से गई हैं, वो किस जगह से किस तरीके से गई हैं? मैंने कई जगहों पर आरटीआई लगाई तो उस पर उनका जवाब आता है कि ये जगह हमारी नहीं है। जब आप अपने आप ही लिखत में दे देंगे कि ये जगह हमारी नहीं है तो कोई भी एडवर्स पोजीशन करा सकता है उस पर कोर्ट में जाकर के, जी इनकी जगह नहीं है, एडवर्स पोजीशन करिए हमें। अब जो कानून आया है उस पर आप क्या कहेंगे? सही बना है या वो जो जिस तरीके से भ्रष्टाचार की बात की जा रही थी उस पर तो आपने मोहर लगा दी, कह दिया साफ कि उसमें भ्रष्टाचार था, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कह रही है कि मैं अल्पसंख्यकों की जमीन का एक भी इंच नहीं जाने दूंगी। इस वक्त बिल को वहाँ कानून मतलब जिस तरीके से कानून बना है उसको लागू नहीं होने देंगे। ये जितने भी बड़े बड़े नेता हैं इनके लोगों के ये सब भूमाफिया हैं। इंडिया के अंदर आप जहां पर भी जाएंगे ज्यादातर भूमाफिया आपको मिलेंगे। और भूमाफियाओं को कौन संरक्षण दे रहा था? आप यूपी में चले जाएं, समाजवादी पार्टी संरक्षण देती थी भूमाफिया को। वेस्ट बंगाल में चले जाएं, ममता बनर्जी भूमाफियाओं को देती हैं। ऐसे ही जगह जगह जहां पर भी जाएंगे तो अब ये जब ये खत्म हो रहा है तो उनकी जो कमाई है वो जब रुकेगी तो उसमें बहुत बड़ा उनको नुकसान दिख रहा है। आरोप ये लगाते हैं कि सरकार एक एजेंडा चला रही है, सरकार गैर मुसलमानों को इस बिल में एंट्री दे रही है। गैर मुस्लिम्स को कोई सिग्नेचर करने के लिए इजाजत नहीं दे दी है इस कानून ने कि भाई आप किसी को भी जमीन बेच देंगे वक्फ बोर्ड की। सिर्फ आपको निगरानी करने के लिए। अभी भी मेरे साथ चलिए, आप वक्फ बोर्ड के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज जो है गैर मुस्लिम है। वो क्यों है? फिर वो उनको किसने रखा था? अमानतुल्लाह खान ने तो भर्ती किया था। मैनेजमेंट कमेटी तो उनको भर्ती कर रही है। अच्छा, दिल्ली के अंदर कई स्कूल जो वक्फ बोर्ड की जगह पर चल रहे हैं, ठीक है, मेरे सामने अभी उसको मुस्लिम माइनॉरिटी का दर्जा बीजेपी सरकार ने दिया, कांग्रेस सरकार ने क्यों नहीं दिया था? सवाल तो बनता है, आप क्या कहेंगे इनकी बात पर? क्या बोला भाई साहब ने? उन्होंने कहा कि जो वक्त की जमीन थी उस पर स्कूल बना हुआ था, राइट? जी। उसमें क्या हुआ? उन स्कूल जो चल रहे हैं जो माइनॉरिटी के अंडर में, उनको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा ही बीजेपी ने दिया है। अब कांग्रेस ने नहीं दिया। देखो, मैं आपको एक बिल्कुल सही बात बताऊं तो ये जो जमीन का डिस्ट्रीब्यूशन और ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। गवर्नमेंट को पहले सबसे आगे आके आना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी किसको बिलोंग करती है। बात मुसलमानों की या हिंदुओं की नहीं है, बात है एक देश एकजुट होकर रहने की। हिंदू हो या मुसलमान मिलके रहना चाहिए, चाहे वक्फ हो चाहे हिंदू का कोई मंदिर हो, इन सब में भिड़ंत नहीं बननी चाहिए। जितना आप आपस में मिलके रहोगे उतना देश आगे जाएगा। आप भारत छोड़ो, आप चाइना से मुकाबला करो, आप पाकिस्तान को क्यों देखते हो? आप चाइना से भिड़ो ना। आज हमारा कंपटीशन चाइना होना चाहिए, कितना आगे चला गया है। ये सब बहुत छोटी प्रॉब्लम्स है जिनका सॉल्यूशन हम लोग गलत तरह से ले रहे हैं। इन सबको अब इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहिए। वक्फ बोर्ड वगैरह है, जो फैसले गवर्नमेंट ने लिए बिल्कुल परफेक्ट है, इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी बिल की कॉपियां फाड़ रहे हैं, कह रहे लागू नहीं होने देंगे। सुनने को तो ये भी मिला है कि ओवैसी जी की 3000 करोड़ की जमीनें हैं वक्फ की, तो ये कोई बात नहीं है ना कि वो 3000 की करोड़ की जमीनें हैं उनकी, इसीलिए तो वो लड़ाई कर रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी अभी तक पहले राम मंदिर की जमीन के लिए या जो हमारे मुसलमान भाइयों को राम मंदिर के बगल में मस्जिद के लिए जमीन मिली उसके ऊपर अगेंस्ट थे कि क्यों जमीन मिली, हॉस्पिटल बनाओ, ये सब बनाओ, अब वो लोग फेवर में है वक्फ बिल को हटाने के। तो ये आप खुद सोचो ना कितनी डबल फेस पॉलिटिक्स है। क्या कहेंगे सर? नहीं कहेंगे आप? सर क्या नाम है आपका? ठीक। जी सर, क्या नाम है आपका?
अमीर अहमद नाम है मेरा। कहेंगे वक्त बचाओ अभियान शुरू हो गया और 84 दिनों तक चलता रहेगा। 1 करोड़ मुसलमानों के हस्ताक्षर करके मोदी जी को भेजे जाएंगे कि इस बिल को वापस लीजिए। मैं उन सब से गुजारिश करूंगा जो अभियान चला रहे हैं कि वक्फ बोर्ड बिल क्या है वो पढ़ लें पहले, जितने भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पहले पढ़ लें। और जो जो विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस हो, ओवैसी साहब हो, कोई भी हो, इन्होंने हिंदू मुसलमान कर रखा है। अब हम भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, इंडियन हैं, इस पे लेके हम आगे बढ़े, ना कि हिंदू मुसलमान पे। वह बिल कौम के लिए, मुसलमानों के लिए एक अच्छा बिल है, लेकिन वो अच्छा ना हो जाए इसलिए उसके लिए विपक्षी पार्टियां आंदोलन कर रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं। ये कह रहे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो अध्यक्ष है बड़े बड़े, ये कह रहे हैं कि ये एजेंडा चला रही है सरकार, गैर मुसलमानों को एंट्री दे रही है, महिलाओं की बात कर रही है, कहीं ना कहीं तुष्टीकरण कर रही है, गैर मुसलमानों को कहीं ना कहीं जमीन का डिस्ट्रीब्यूशन ना कर दे, इसलिए कर रहे हैं। इससे पहले नहीं थे क्या? ये वक्फ बोर्ड है, इसके अंदर पहले गैर मुस्लिम नहीं थे क्या? उसमें पहले भी थे। और जितनी ये दुकानें फतेहपुरी मस्जिद के पास, यहाँ कितने मुसलमानों को दुकानें मिली हुई हैं? सारे गैर मुस्लिम भाई हैं। जितने भी अब जो खान मार्केट में है और जगह है, वहाँ पे उनके पास पहले नहीं थे। और वक्फ बोर्ड के अंदर उसका एक मंत्रालय है, वक्फ काउंसिल है, उसमें जो काम करते हैं कर्मचारी, वो क्या गैर मुस्लिम नहीं है? आज क्यों दिक्कत हो रही है इन्हें गैर मुस्लिमों से? जब मैं तो आपसे यही है, आपके चैनल के माध्यम से यही है कि हिंदू मुसलमान से ऊपर उठें, देश की तरक्की में साथ दें और सब इंडियन हैं, इंडियन बन के रहें। लोग इस बिल को, इस कानून को काला कानून बोल रहे हैं। वो अपनी वोट बैंक को बचाने के लिए कि हिंदू मुसलमान अलग रहे, हमारा वोट बैंक हिले नहीं, तो यही झगड़ा है और कोई झगड़ा नहीं है। अगर ये झगड़ा खत्म हो जाए तो ये विरोध करना भी बंद कर देंगे, ये विरोध करना भी बंद कर देंगे। अगर ये झगड़ा खत्म हो जाए हिंदू मुसलमान का ना करे तो वोट, अपने वोट बचाने के लिए मुसलमानों को वोट बैंक समझ रखा है आज आप तक। कहते हैं कि वोट बैंक की राजनीति करते हैं, मुसलमानों का वोट लेते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं इस तरह की राजनीति करते हैं कि हिंदू मुस्लिम करवाते हैं। वक्फ में जो संशोधन हुआ है उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मेरा नाम खालिद कुरैशी है, मैं पुरानी दिल्ली में रहता हूँ। मैं 1% मान लेते हैं कि ये वक्फ बिल जो संशोधन बिल आया है वो ठीक नहीं है, तो पिछला 1% मान लेते हैं सपोज, लेकिन पिछले वाला बिल कितना फ़ायदा हुआ मुसलमानों को? मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, आपसे ही सवाल करता हूँ कि ये बताइए कि पिछले वाला जो वक्फ बोर्ड था, वक्फ बोर्ड के बिल में या वो वक्फ बोर्ड के लोगों ने कितना फ़ायदा पहुँचाया मुसलमानों को? किसने इंस्टीट्यूट बनाया है? ठीक है। तो देखिए, मुसलमान भाइयों से आपने लगातार बातचीत करने की कोशिश की, आखिरकार वो वक्फ संशोधन कानून के किस तरीके से समर्थन में है, विरोध में। और हमने आपको एक ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाई जिसमें मुसलमानों ने साफ तौर पर अपनी खुलकर बातचीत रखी कि ये जो वक्फ में संशोधन हुआ है ये बेहद ही जरूरी था। जो लोग इसको काला कानून बता रहे हैं वो खुद एक भ्रष्टाचारी है। कैमरा पर्सन हर्षद के साथ कृतिका, द न्यूज़ पेपर।